नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसे दस्तावेज के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कन हो। आज हम भारत के संविधान की गहराई में उतरने वाले हैं। ये वो नियम पुस्तक है जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियों को एक सूत्र में पिरोती है। कभी ये सवाल मन में आया है कि इतनी सारी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां और अनगिनत मान्यताओं वाले देश को आखिर कौन सी चीज एक साथ बांध कर रखती है? तो इसका जवाब कुछ साझा नियमों और सिद्धांतों में छुपा है। ये एक वादा है जो हम सबने एक दूसरे से और इस देश से किया है। तो चलिए अपनी आज की पड़ताल का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम संविधान को भारत की नियम पुस्तक के तौर पर समझेंगे। फिर एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, इस पर बात करेंगे। सरकार के 3 स्तंभ कैसे काम करते हैं, इसे देखेंगे। फिर संघ और राज्यों के बीच के रिश्ते को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि क्यों ये महज एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, संविधान यानी कि भारत की वो महान नियम पुस्तक जिस पर इस पूरे राष्ट्र की नींव टिकी है। तो आखिर ये है क्या? बहुत सरल शब्दों में ये भारत का सर्वोच्च कानून है। मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं। पर यह सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जो बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, उसके अलग अलग हिस्सों के क्या काम होंगे और सबसे जरूरी, हम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। और देखिए इसकी शुरुआत कितने सरल लेकिन कितने शक्तिशाली वाक्य से होती है। इसका पहला ही अनुच्छेद आर्टिकल 1 कहता है, भारत राज्यों का संघ है। बस इतना ही। लेकिन इसी एक छोटी सी लाइन में भारत के विशाल और विविध संघीय ढांचे की पूरी नींव रखी गई है। और इसके आकार का अंदाजा लगाना भी जरूरी है। जब यह संविधान बना था तो इसके मूल ढांचे में 395 अनुच्छेद थे। ये अपने आप में इसे दुनिया के सबसे विस्तृत और व्यापक राष्ट्र निर्माण के ब्लूप्रिंट्स में से एक बनाता है। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे हम सभी से जुड़ा है, यानी एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां। कहा जाता है कि संविधान का भाग 3 इसकी आत्मा है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये हर नागरिक को कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है जिन्हें कोई सरकार भी नहीं छीन सकती। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। इनमें सबसे पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी अधिकार है समानता का वादा। कानून के सामने सब बराबर हैं। धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसे समाज के लिए यह कितनी बड़ी बात थी जो सदियों से इन्हीं आधारों पर बटा हुआ था। और समानता के वादे पर ही बनती है स्वतंत्रता की इमारत, बोलने की आजादी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी। सही मायनों में यही वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति को एक स्वतंत्र देश का नागरिक बनाते हैं, सिर्फ एक प्रजा नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिकारों के सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और वो है कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क हमें याद दिलाता है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। और यहीं पर अधिकार और कर्तव्य का वो खूबसूरत संतुलन बनता है जिस पर हमारा लोकतंत्र चलता है। तो ठीक है, अधिकार और कर्तव्य समझ लिए, पर इस देश को चलाने की विशाल मशीनरी काम कैसे करती है? चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के इंजन रूम में झांकते हैं जो सरकार के 3 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है। और देखिए संविधान ने क्या खूब व्यवस्था बनाई है। शक्तियों का साफ साफ बंटवारा। पहला स्तंभ है संसद यानी लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो उन कानूनों की व्याख्या और रक्षा करती है। तीनों अलग लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए। तो सबसे पहले कार्यपालिका। इसके शिखर पर हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 साफ कहता है कि वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं। अच्छा, तो कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? वो शक्ति अनुच्छेद 79 के तहत दी गई है संसद को। संसद जो असल में हमारे लोकतंत्र का दिल है। और मान लीजिए कि इन कानूनों की व्याख्या पर कोई विवाद हो जाए तो? तब आता है तीसरा स्तंभ। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है, जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है और संविधान का अंतिम रक्षक भी। अच्छा, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये ब्लूप्रिंट इतने विशाल और विविध देश को, यानी केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को एक साथ कैसे साधता है? इसका जवाब है शक्तियों के बंटवारे में।
संविधान बहुत ही समझदारी से विधायी शक्तियों को संघ सूची और राज्य सूची में बांटता है। जो मामले राष्ट्रीय महत्व के हैं वो केंद्र के पास, और जो मामले क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के हैं उन पर राज्यों को अधिकार। ये एक अद्भुत संतुलन है जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्ता दोनों को बनाए रखता है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे कमाल की बात पर। ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक जीवंत, एक सांस लेते हुए दस्तावेज के तौर पर डिजाइन किया गया था। इस ब्लूप्रिंट की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक ये है कि हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि भविष्य बदलेगा, समाज बदलेगा और नई चुनौतियां आएंगी। इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बदलने का रास्ता भी खुला रखा। और इस बदलाव की चाबी है अनुच्छेद 368। जी हाँ, यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि वो समय और समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सके। तो ये सारी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक जीवंत दस्तावेज के रूप में भारत के संविधान का अगला अध्याय क्या होगा? और इसका जवाब किसी एक किताब में नहीं लिखा है। इसका जवाब लिखा जाएगा हम सबके और आने वाली पीढ़ियों के विवेक, उनकी व्याख्याओं और उनके कर्मों से।